ये स्टूडेंट्स आफ्टर साइनिंग इट्स त्रिपति पैक्ट विद इटली, जापान एंड जर्मनी, नाउ द पावर ऑफ द जर्मनी इज इंक्रीज्ड। जर्मनी की पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एंड नाउ हिटलर बिकम द पिनिकल ऑफ हिज पावर बाय द एंड ऑफ 1940s। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 1940 तक आते आते हिटलर ने अपने आप को पावरफुल इंक्रीज बना लिया था इन बोथ इन पॉलिटिकल एज वेल एज इन इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, नाउ हिटलर मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग द ईस्टर्न यूरोप। Now what was the main aim of the Hitler? The main aim of the Hitler is to conquer the Europe. So for this he start the conquering other states of the Europe. He want to ensure food supply. इसमें वो क्या चीज़ इंश्योर करना चाह रहा था for the Germans? That was food supply and living space. Exactly, हिटलर की जो थ्योरी थी that is लिविंग स्पेस, वो एक लिविंग स्पेस की थ्योरी पर काम कर रहा था। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वी वांट अ स्पेस टू लिव, हमें स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो हमारे पास वो स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। सो दैट वो क्या, और एक और थ्योरी थी उसकी, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। बट यहाँ पर लिविंग स्पेस की थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए उसने यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ को कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया इन 1941। इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल सोवियत आर्मी। और इसके लिए उसने ब्रिटिश एम्पायर पर भी बॉम्बिंग की और अपने आप को सोवियत आर्मी से के सामने प्रूफ पावरफुल बनाने की कोशिश की। ठीक है, सो दैट इन दिस वे हिटलर ट्राई टू बी कंट्रोल ओवर द सोवियत रेड आर्मी। उसने सोवियत रेड आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश कर ली। नाउ जर्मन सोल्जर दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेगमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। ओके, बट इसके बाद भी रेड आर्मी को बर्लिन तक पहुंचने में एक काफ़ी टाइम लग गया। नाउ मीन वाइल, अभी बच्चे दिस द होल पैरा इज़ एक्सप्लेनिंग यू द वॉर। ये पूरा का पूरा पैरा एक्सप्लेन कर रहा है वॉर को, कि 1941 में जब हिटलर ने सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो क्या हुआ। ठीक है, अब इस इन बिटवीन, इसके बीच में यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। यूएस ने अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम कर दिया एंड इट इज़ अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वॉर हैड कॉस्ट, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। यहाँ पर यूएसए पहले क्या सोच रहा था कि वो अपने आप को वॉर में इन्वॉल्व नहीं करेगा। क्यों नहीं इन्वॉल्व करेगा? क्योंकि वो दोबारा से वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहता था जो कि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की थी। बट वो अपने आप को ज़्यादा देर तक वॉर से बाहर नहीं रख पाया। जापान ने जैसे ही अपनी पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश की, अब देखो इटली, जर्मनी और जापान के बीच पैक्ट साइन हो गया था, तो जापान भी पावरफुल था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, उसने फ्रेंच इंडो चाइना के एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लिया था एंड प्लानिंग अटैक ऑन यूएस, और वो यूएस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। नेवल बेसिस इन पैसिफिक ओशन में। When Japan expanded its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. जब जापान ने US के पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग की तो US एंटर कर गया वॉर में एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945। और ये जो वॉर थी, जैसे ही US ने एंटर किया तो इसी वजह से US ने जापान पर बॉम्ब ब्लास्टिंग की थी in 1945, that is on हिरोशिमा एंड नागासाकी। एटम बॉम्ब उसने गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। एंड जस्ट आफ्टर द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी द वॉर वॉज एंडेड। वॉर ख़त्म हो गई। ठीक है, सो From this brief account of what happened in the Second World War, we know return to Helmut and his father's story, a story of Nazi Kremlin during. अब इसके बाद क्या हुआ वो हमने हेलमुथ की स्टोरी में पढ़ा था कि वर्ड जर्मनी में एंटर कर गया था और इस वजह से जो नाजी के सपोर्टर्स थे उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की थी। ये हेलमुथ की स्टोरी का एक पार्ट था। ठीक है, चलिए नाउ
class, come on the next, that is crimes that Nazi committed were linked to a system of belief and a set of practices. यहाँ पर हम I am starting the new topic, that is the Nazi world view. Till this topic मैंने आपको बताया है कि हिटलर ने आफ्टर बिकम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी का डिक्टेटर बनने के बाद हिटलर ने सबसे पहला काम क्या किया था। सबसे पहला काम उसने जर्मनी की पुलिस को चेंज किया था। उसके बाद जर्मनी की इकोनॉमिक पावर को चेंज करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने अपने आप को क्या कर लिया था, को कंट्रोल करने के लिए उसने वॉक्सवैगन कार्स को चलाया था और इसके साथ साथ उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश की थी। अंडर इंक्रीजिंग द फॉरेन पॉलिसी उसने लीग ऑफ नेशन को स्टार्ट किया इन 1933 में, अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लिया और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। देन आफ्टर इट ही एंटर्ड ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर किया और इन दिस वे हिटलर जो है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ इन द बैक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे उसके एक शेडो में उसने एक और जो क्राइम था वो जर्मनी में स्टार्ट कर दिया था। नाउ दैट वाज व्हाट वाज दैट क्राइम। अब वो क्राइम क्या था जो कि हिटलर ने एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में अप्लाई किया था इन द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट स्टोरी कि नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, एग्जैक्टली हिटलर की क्या थॉट्स थी, हिटलर क्या सोचता था और वो किस व्यू पर, किस सोच पर काम कर रहा था। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली नाउ फ्रॉम दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स वी विल लर्न अबाउट दैट व्हाई द वर्ड सेड हिटलर अ क्रूल पर्सन। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हिटलर को एक क्रूल पर्सन क्यों कहा जाता है। ठीक है, नाउ द नाजी वर्ल्ड व्यू। क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। नाजी के जो क्राइम थे वो क्या थे, वो लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वो एक धारणा थी जो कि एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के साथ लिंक थी। जो भी क्राइम्स नाजी ने किए वो उसकी अपनी सोच की वजह से किए, अपनी एक थिंकिंग की वजह से किए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा कि नाजी आइडियोलॉजी क्या थी। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ड। हिटलर के वर्ड व्यू से क्या रेसिप्रोकल है, उल्टा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्ड व्यू हिटलर का क्या था, वो नाजी आइडियोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। अकॉर्डिंग टू हिटलर के अकॉर्डिंग, हिटलर का जो संसार को देखने का तरीका था उसके अकॉर्डिंग लोगों में कोई इक्वलिटी नहीं है, बट ओनली ए रेशियल हिरार्की। लोगों में रेशियल हिरार्की। रेशियल हिरार्की का मतलब समझते हो, जो हम रेस के बेसिस पर करते हैं कि कोई कास्ट अपर है, कोई लोअर है, वो कहता है वर्ड में रेशियल हिरार्की जो है वो लाई करती है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नोरेटिक जर्मन आर्यंस, उसके अकॉर्डिंग जो ब्लू आइड नेरोडिक जर्मन आर्यंस हैं दे वर एट द टॉप वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट लोअर रैंक। वो टॉप लेवल पर हैं और ज्यूज जो हैं वो लोअर रैंक पर हैं। एंड दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस। और अकॉर्डिंग टू हिटलर जिनकी आंखें ब्लू हैं वो जर्मन आर्यंस, वो तो टॉप पर आ गए, और ज्यूज जो हैं वो उनके एंटी रेस हैं, उनके अगेंस्ट हैं। द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और इन दो के बीच में जर्मन एट द टॉप एंड ज्यूज एट द लोअर लेवल, इन दोनों के बीच में बाकी सब लाए करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिटलर रेशियम बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब यहाँ पर मैं नाजी आइडियोलॉजी का व्यू बताऊँगी, जो उसने लिविंग स्पेस वाला जो अभी मैंने आपको मेंशन किया था, एग्जैक्टली वो दो लोगों के आइडियाज़ से इंस्पायर था, एक चार्ल्स डार्विन और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर।
डार्विन का सिद्धांत क्या था? वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स, एनिमल्स सबको कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पर चलते हैं कि हम नेचर हमें सिलेक्ट कर रही है। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन द क्रिएशन, उसने क्या किया कि प्लांट्स और एनिमल्स की क्रिएशन को एक्सपेक्ट किया और उसने बताया कि नेचर ने हमें सिलेक्ट किया है, हमें लिविंग स्पेस दी है, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया क्या दिया था? फिटेस्ट सर्वाइव, कि जो फिट है, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। ये आइडिया देखो कुछ हद तक ठीक है। सर्वाइव कौन करता है? जो अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट टर्न कर लेता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम नए एरियाज़ में जाकर भी अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दे रहा है। बट अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे अर्थ पर जो अपने आप को चेंजिंग क्लाइमेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, अपनी बॉडी को चेंज कर लेंगे। वी शुड बी bear in mind that Darwin never advocate human intervention in what we thought was a purely natural process of selection. बट हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डार्विन ने भी नेचुरल प्रोसेशन में ये तो नहीं कहा कि लोगों को मार दिया जाए। डार्विन एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन, वो नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन, उसने कभी भी ह्यूमन की एंट्री को एडवोकेट नहीं किया कि ह्यूमन अपने एफर्ट से अपने लिए लिविंग स्पेस बनाए और प्योरिटी लेकर आए। नो, however this idea were used by racial thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples। जबकि ये आइडिया किसने दिया? ये उन रेशियस थिंकर ने, हिटलर जैसे थिंकर्स ने दिया, जिनके अकॉर्डिंग, जिन्होंने अपने आप को जस्टिफाई दिखाना था, अपने आप को सही बताना था। दे आर कॉन्करिंग, जो दूसरे एरियाज़ को कॉन्कर्ड करना चाह रहे थे। ठीक है। नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पनिश। अब नाजी के आर्ग्यूमेंट क्या थे? नाजी क्या सोच रहा था, हिटलर क्या सोच रहा था कि सिंपल सा एक फार्मूला ये है कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो पावरफुल है, वो सर्वाइव करेगा और बाकी सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्यन रेस वॉज फाइनेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग आर्यन जो थे वो सबसे फाइनेस्ट थे, सबसे अपर लेवल पर थे और वो ही प्योर हैं, इसलिए उनको रहने का अधिकार है और बाकी सारा वर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू हिटलर आर्यन स्ट्रॉन्गर हैं और वो डोमिनेट करेंगे पूरे वर्ड को। दिस इज हिटलर आइडियोलॉजी। हिज मेनली द नेम ऑफ हिज आइडियोलॉजी वॉज पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन और लिविंग स्पेस। वो लिविंग स्पेस की आइडियोलॉजी पर विश्वास करता था। ठीक है, बाकी बच्चे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।